नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अब आपके लिए रिटर्न भरना और भी ज्यादा आसान होगा क्योंकि आयकर डिपार्टमेंट ने एक नया टूल पेश किया है जिसको कहते हैं एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। इसमें आपकी साल भर की सारी वित्तीय लेन देन की जानकारी भरी हुई होगी। अब आप सोचेंगे कि फिर फॉर्म 26AS किस काम का, तो फॉर्म 26AS भी आपके लिए जरूरी है और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी AIS भी आपके लिए जरूरी है, लेकिन उसमें ज्यादा डिटेल्ड जानकारी होगी। अब ये AIS क्यों लाया गया है, इसका फायदा आप टैक्स पेयर्स के लिए क्या है, क्या क्या डिटेल्स इसमें भरी होंगी, अगर कुछ मिसमैच हुआ तो उस केस में आपको क्या करना होगा, सारी जानकारी आज हम अपने शो में लेने वाले हैं। हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा है। गौरी का सबसे पहले स्वागत करते हैं और आज के शो में क्या खास है सबसे पहले उसी से करते हैं आज के शो की शुरुआत। आज हम शो में खास तौर पर समझेंगे क्या है AIS यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, फॉर्म 26AS से कैसे अलग है ये AIS में क्या क्या जानकारी होगी शामिल, साथ ही जानेंगे क्या खत्म होगा फॉर्म 26AS। गौरी, टैक्स पेयर्स के लिए एक और सौगात हम कह सकते हैं या फिर एक और ध्यान में रखने लायक चीज, एक और फॉर्म। वैसे इसको तो टैक्स पेयर्स के लिए रिटर्न भरने के लिए आसान करने के लिए ही इंट्रोड्यूस किया गया है AIS। सबसे पहले ये जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है ये क्या है, ये मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए स्वाति, ये जो AIS है ये बेसिकली 26AS का ही एक नया अवतार है। ऐसा नहीं कहेंगे कि ये सडनली कुछ नया आ गया है, ये 26AS का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो इसके अंदर जैसे आप देखेंगे, जब आप इसको खोलेंगे तो इसके अंदर आपकी सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। आपने जितनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। जैसे कुछ चीजें ऐसी थी जो 26AS में नहीं आती थी, जैसे छोटा आपका सेविंग्स का इंटरेस्ट हो गया, छोटे मोटे डिविडेंड हो गए, या सेल कर आपने म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस को, रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड हैं, ये सब 26AS में नहीं आते थे। हालांकि 26AS में कुछ समय पहले तक बहुत कम चीजें आती थी, बट धीरे धीरे उन्होंने 26AS का भी जो स्कोप है उसको वाइडेंट किया और अब एक नया ही फॉर्म लेके आए हैं AIS, जिसके अंदर सारी की सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो जब आप अपनी रिटर्न भरने बैठेंगे तो अब आपको ये दोनों ही फॉर्म्स को देखना है और उसके बाद ही अपनी रिटर्न भरनी है। तो मेरे हिसाब से ये जो AIS है ये काफी हेल्पफुल होगा टैक्स पेयर्स के लिए और उनको दिक्कत कम आएगी और वो जो भूल जाते थे चीजें, जो इन्फॉर्मेशन डालना रिटर्न में भूल जाते थे, वो शायद अब नहीं भूलेंगे। वाकई गौरी, तो बेसिकली 26AS का एक एक्सटेंडेड रूप, जैसा गौरी ने कहा, एक नए अवतार में एक एक्सटेंडेड वर्जन 26AS का AIS यानी ये एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है। इसमें और क्या डिटेल में आता है गौरी, आपसे हम एक एक करके जानेंगे। लेकिन जैसा कि वित्त मंत्री साहिबा ने भी कहा था, निर्मला सीतारमण जी ने, कि रिटर्न फाइलिंग आसान करना है। मकसद ये है कि रिटर्न फाइलिंग और भी ज्यादा इजी हो। ऑलरेडी आसान तो थी ही, लेकिन कुछ डिस्क्रिपेंसी हो ही जाती थी। ये जो AIS लाया गया है, एक मेन जो उसका एक पर्पस है, मकसद है, वो टैक्स पेयर्स के लिए क्या है? मुझे लगता है कि सरकार ने एक तीर से दो निशाने मारे हैं। जैसा आपने बोला कि टैक्स पेयर्स के लिए रिटर्न फाइलिंग इजी कर दी, तो डेफिनेटली सरकार का ये मोटिव काफी समय से रहा है कि किसी तरह से टैक्स पेयर्स के लिए रिटर्न फाइलिंग इजी कर दिया जाए, उनको ज्यादा दिक्कत ना हो रिटर्न फाइलिंग में। और आपने जैसे देखा है कि अभी कुछ समय पहले से प्रीफिल्ड फॉर्म्स भी सरकार भर के दे रही है, तो ये उसी का एक एक्सटेंशन है, ईज ऑफ कंप्लायंस लाने का एक एक्सटेंशन है, जहां पे सरकार ने आपको एक AIS दे दिया जिसको आप चेक करेंगे और वहीं से आपकी जो रिटर्न है वो प्रीफिल होके आएगी। लेकिन साथ ही इसमें जो सरकार का फायदा है वो ये है कि जब आप अपनी रिटर्न भरेंगे, तो जैसे जब आप रिटर्न पहले भरते थे तो आप कुछ इन्फॉर्मेशन भूल जाते थे या शायद जानबूझ के दिखाते ही नहीं थे। आपको लगता था ये छोटा सा अमाउंट है या छोड़िए, ये दिखाने की क्या जरूरत है, इसकी वजह से तो टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कैपिटल गेन हो गया, म्यूचुअल फंड्स बेचे, या सेविंग्स का इंटरेस्ट कई लोग भूल जाते थे, कई लोग जो म्यूचुअल फंड्स में स्विचिंग करते थे उसको भूल जाते थे दिखाना। ऐसी कुछ चीजें थी जो लोग भूल जाते थे या
जानबूझ के नहीं दिखाते थे। तो अब इसको नहीं भूल पाएंगे, तो इससे सरकार का भी जो रेवेन्यू है, जो छोटी मोटी इनकम जो टैक्स पेयर छुपा जाते थे और उस पर टैक्स नहीं देते थे, वो अब देने लगेंगे, तो इससे सरकार का भी रेवेन्यू बढ़ेगा। तो मुझे लगता है इससे सरकार को भी फायदा है, टैक्स पेयर को भी फायदा है। तो एक अच्छा कदम है। हालांकि अभी ये फुल्ली ऑपरेशनल और वैलिडेटेड नहीं है, तो कुछ समय लगेगा इसको फुल्ली ऑपरेशनल होने में। चल रहा है, लेकिन कुछ समय लगेगा जब तक उसको फुल्ली वैलिडेट नहीं कर देते, तब आई थिंक और परेशानी कम होगी, क्योंकि अभी थोड़ी सी परेशानी टैक्स पेयर्स को आ रही है, क्योंकि इसमें कुछ दिक्कतें हम फेस कर रहे हैं। कई लोग ट्वीट भी कर रहे हैं, कई लोग मैसेजेस कर रहे हैं, ईमेल्स कर रहे हैं, काफी क्वेरीज आ रही हैं कि इसमें काफी दिक्कतें सामने आ रही हैं। तो धीरे धीरे उसको सॉल्व किया जाएगा, और मुझे लगता है जब ये फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा तो ये काफी फायदेमंद होगा। तो 1 नवंबर से तो ये जारी कर दिया गया है गौरी। मतलब अभी आपने कहा जैसे कुछ टीदिंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ जो इसमें डिटेल्स एआईएस में भरी जाएंगी, जैसा पूरा साल का जो ट्रांजैक्शन है, वित्तीय लेन देन का ब्यौरा एआईएस है, यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में होगा किसी एक टैक्स पेयर का। कौन सी ऐसी जानकारी है जो कई बार जो एक टैक्स पेयर होता था वो मिस आउट कर देता था कि ये भरूं या ना भरूं, या दिमाग से निकल ही गया, जो एआईएस में डेफिनेटली शामिल होगी? बेसिकली कौन कौन सी डिटेल्स एक टैक्स पेयर को एआईएस में मिलेगी? पहले तो स्वाति मैं ये बता दूं कि किस तरह की दिक्कतें टैक्स पेयर्स को आ रही हैं। जो क्वेरीज हमारे पास आ रही है और हमने खुद भी देखी है कहाँ पे डिस्क्रिपेंसी है, वो ये है कि जैसे आपके सेविंग्स का इंटरेस्ट है, तो सपोज कीजिए आपको एक्चुअल सेविंग्स का इंटरेस्ट मिला है 70,000 रुपए या 80,000 रुपए, तो वहां पे दिखा रहा है 1.5 लाख 2 लाख, या आपका एक्चुअल इंटरेस्ट है 10,000 रुपए, वहां पे दिखा रहा है 40,000 50,000। तो ऐसा बहुत मेजर डिफरेंस जो है वहां पे आ रहा है। कई बार डुप्लीकेट एंट्रीज आ रही हैं, कुछ एक्स्ट्रा एंट्रीज आ रही हैं, तो ऐसी कुछ दिक्कतें हैं जो एआईएस में अभी आ रही हैं। हालांकि इसको ऑपरेशनल कर दिया गया है 1 नवंबर से, बट इसमें ये प्रॉब्लम्स अभी आ रही है, और मुझे लगता है कि इसको सॉल्व करने में थोड़ा समय लग सकता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जैसे आपने पूछा कि इसमें कौन सी ट्रांजेक्शन हैं जो हम मिस कर देते थे, और वो अब इसमें आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। तो इसमें आप देखिए 50 तरह की ट्रांजैक्शंस हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। तो कह सकते हैं कि जितनी भी आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो सारी की सारी एआईएस में कवर्ड है। तो जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं अपने बैंक अकाउंट से, क्रेडिट कार्ड से, या किसी भी तरह से, तो आप ये मान के चलिए कि उसकी जानकारी सरकार के पास है। जैसे देखिए सैलरी, रेंटल इनकम, डिविडेंड आपका छोटे से अमाउंट का भी डिविडेंड है जिसपे टीडीएस नहीं कटा, जैसे 5,000 से नीचे के अमाउंट पे टीडीएस नहीं कटता, तो उस डिविडेंड को भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा और आपको दिखाया जाएगा। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट, अभी तक आपका छोटा मोटा सेविंग्स का इंटरेस्ट होता था, उसमें आपको 26 ईयर्स में देखने को नहीं मिलता था, वो भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। कोई भी और इंटरेस्ट आपको कहीं से भी आ रहा है, वो सारा का सारा इंटरेस्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। फिर आपका कोई विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, रेस हॉर्स से है, ऐसे जो भी विनिंग्स हैं, जो कैजुअल इनकम जिनको हम बोलते हैं, वो सारी आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आपने कोई लैंड और बिल्डिंग की सेल या परचेज की है, किसी व्हीकल की सेल परचेज की है, कोई सेल ऑफ सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड्स आपने किए हैं, जो अभी आपको जो सेल ऑफ म्यूचुअल फंड्स सिक्योरिटीज हैं, ये आपको आपके 26 ईयर्स में देखने को नहीं मिलते थे। फिर आपकी बिजनेस रिसीट्स भी सारी देखने को मिलेंगी, फॉरेन रेमिटेंस आपको देखने को मिलेगी, फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड जानकारी देखने को मिलेगी, आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी या व्हीकल परचेज या सेल किया है वो देखने को मिलेगा, आपके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस देखने को मिलेंगी। तो आप कह सकते हैं कि जितनी ट्रांजैक्शंस आप सोच सकते हैं ना, वो सारी की सारी आपके एआईएस में देखने को मिलेंगी। हालांकि 26 ईयर्स में भी काफी हद तक जानकारी देखने आपको मिल जाती थी देखने को, बट एआईएस में तो आप समझिए कि आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आपने 2 रुपए का भी खर्चा किया, वो आपके एआईएस में आ गया। तो अब आपको जो अपना हिसाब है वो प्रॉपर रखना है, आप किसी भी चीज से चूक नहीं सकते हैं। तो बेसिकली आप भी ध्यान में रखिए कि आपने कौन सी ट्रांजैक्शंस की थी, कितने की ट्रांजैक्शन की थी, क्योंकि एआईएस में जो ये जानकारी होती है जहां से आपने ये ट्रांजैक्शन की है, जैसे म्यूचुअल फंड हाउस से की है, वो इसकी जो जानकारी है वो उनके जरिए वो एआईएस में, मतलब आपकी जो स्टेटमेंट है उसमें आ जाती है। तो कई बार जब आपको रिटर्न भरना होता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपने इतने ही का वित्तीय लेन देन किया था, क्योंकि कई बार उसमें भी मिसमैच हो सकता है। मिसमैच होने पर क्या करें, ये गौरी से हम जरूर समझेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा एक लोगों में कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए गौरी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, फॉर्म 26A जो अभी मौजूदा समय में काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म माना जाता है और रिटर्न फाइलिंग में इसका बहुत ही जरूरी रोल है,
तो फॉर्म 26AS में आज की तारीख में एक तो है क्या, और आज की तारीख में उसमें क्या क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो 26AS डेफिनेटली अभी है। पर आप कह सकते हैं कि 26AS अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, क्योंकि कुछ समय बाद जब AIS फुल्ली ऑपरेशनल और वैलिडेट हो जाएगा तब 26AS को हटा दिया जाएगा। तो 26AS अभी कुछ ही समय का मेहमान है, उसके बाद आपके लिए AIS ही मेन डॉक्यूमेंट हो जाएगा। बट हाँ, अभी जब आप रिटर्न भरेंगे तब आपको 26AS भी चेक करना है, AIS भी चेक करना है। तो जो AIS है उसमें बहुत सारी गलतियां भी आपको हो सकता है देखने को मिले, जो काफी हद तक सामने आ रही हैं। तो आपको बस रेक्टिफाई करानी है, उसके बाद अपनी रिटर्न भरनी है। तो आपको बेसिकली 26AS और AIS दोनों ही आपने सामने रखना है, उसके बाद रिटर्न भरनी है। अब 26AS की बात करें तो 26AS जब लॉन्च किया गया था तो उसका सोल पर्पस था TDS TCS से रिलेटेड जानकारी दिखाने का। धीरे धीरे उसमें मॉडिफिकेशंस की गई और TDS TCS से आगे बढ़े, उसमें और चीजें भी दिखाई गई। जैसे अब उसमें कुछ समय पहले से SFT ट्रांजैक्शन आने लगी, जो आपकी हम कहते हैं हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, यानी कि आप कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन अगर करते हैं तो वो आपकी रिपोर्ट हो जाती थी और वो सरकार आपको 26AS में दिखा देती थी। उसका पर्पस भी यही था जो AIS का पर्पस है, कि सरकार आपको बता रही है कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आपकी पहुंच चुकी है, अब आप अपनी रिटर्न इस हिसाब से भरें कि आप अपनी इस एक्सपेंडिचर को या आपके इस इन्वेस्टमेंट को आप जस्टिफाई कर सकें। अगर आप अपने ये हाई एक्सपेंडिचर और हाई इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई नहीं कर सकते तो डेफिनेटली आपके पास नोटिस आएगा। तो कई लोग क्या करते थे, बड़े बड़े क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन कर देते थे, बड़े बड़े कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते थे, गाड़ी खरीद लेते थे और अपनी रिटर्न दिखाते थे बहुत छोटे अमाउंट की। तो उन सबको इन्फॉर्म करने के लिए कि देखिए ये जानकारी हमारे पास ऑलरेडी है कि आपने इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन की है, उन्होंने SFT ट्रांजैक्शंस को 26AS में रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। इसके अलावा 26AS में आपका FD का इंटरेस्ट आ जाता है, जिस डिविडेंड पे TDS कटा है वो आपका आ जाता है, सैलरी से रिलेटेड डिटेल्स तो आपकी डेफिनेटली आती ही है। उसके अलावा आपका जितना TDS कटा है वो सब आ जाता है, आपका इंटरेस्ट ऑन रिफंड अगर आपको कुछ मिला है तो वो आ जाता है। तो ये सारी जानकारी 26AS में ऑलरेडी आती है। लेकिन अब ऑफ कोर्स जैसे हमने भी डिस्कस किया, जो AIS है उसमें इससे भी ज्यादा जानकारी आएगी और जितनी ट्रांजैक्शंस के बारे में आप सोच सकते हैं वो सारी के सारी ट्रांजैक्शंस AIS में आएंगी। हालांकि सरकार ने ये बोला है कि कुछ ट्रांजैक्शंस अभी भी मिस हो सकती हैं, तो अगर आपकी कोई ट्रांजैक्शन ऐसी है जो AIS में नहीं आ रही और आपने वो जो इनकम है वो अर्न की है तो आपको वो भी दिखानी है। ऐसा नहीं है कि AIS में आपको वो ट्रांजैक्शन नहीं दिख रही तो आप उसको छोड़ देंगे। अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन है जो AIS में नहीं आ रही है तो उसको आपको रिटर्न में दिखाना बहुत जरूरी है। पर गौरी एक बात बताइए, जैसा आपने बोला कि जो AIS है वो फॉर्म 26AS का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, ठीक है। अब इसमें से जैसे आपने बताया कि कई सारी ऐसी डिटेल्स होंगी जो किसी टैक्स पेयर की फॉर्म 26AS में भी होगी और फिर AIS में भी होगी। अब ये डुप्लीकेशन मतलब इंफॉर्मेशन दोनों जगह पर है, तो एक टैक्स पेयर के लिए कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा कि 26AS भी देखना है और अब एक नया फॉर्म AIS भी देखना है? ठीक है, अगर तो स्वाति जो 26AS है और जो AIS है उन दोनों की जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम है। सपोज कीजिए आपकी सैलरी इनकम 26AS दिखा रहा है 10 लाख रुपए और AIS भी दिखा रहा है 10 लाख रुपए, फिर तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है, दोनों में इन्फॉर्मेशन सेम है। आप 10 लाख रुपए अपनी सैलरी इनकम दिखाइए और अपनी रिटर्न को भर दीजिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जब 26AS दिखाएगा 10 लाख रुपए लेकिन AIS दिखाएगा 12 लाख रुपए, तब आपके लिए प्रॉब्लम है कि अब आप क्या करेंगे। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि एक्चुअल आपकी सैलरी कितनी है, आपको एक्चुअल सैलरी दिखानी है और AIS को रेक्टिफाई कराना है। क्योंकि अगर आप एक्चुअल सैलरी नहीं दिखाते हैं तो आपको नोटिस आने का चांस बन जाता है। तो अगर तो सेम ट्रांजैक्शन है फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर नहीं है तो जो मैंने आपको बता दिया कि आपको उसको वेरीफाई कराना है। लेकिन हाँ, अभी आपको दोनों चीजें देखते हुए चलना पड़ेगा क्योंकि AIS नया लॉन्च हुआ है, 26AS बहुत पुराना चल रहा है और सरकार ने ये नहीं बताया है कि आपको प्रायोरिटी किसको देनी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको दोनों ही देखने हैं और दोनों के अकॉर्डिंगली आप जो सही इंफॉर्मेशन है वो देंगे। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं स्वाति कि जो AIS है जो उसी से आपकी जो रिटर्न है वो प्रीफिल्ड होके आएगी। तो आपकी जो रिटर्न प्रीफिल होके आ रही है आप उसी को भरेंगे। तो आपको AIS को चेक करना ज्यादा जरूरी हो जाता है और AIS की ट्रांजैक्शंस को रेक्टिफाई कराना ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि जो प्रीफिल्ड फॉर्म है वो AIS से ही होके आएगा। बिल्कुल। तो यहां पर अब AIS
जो फॉर्म है, जो स्टेटमेंट है, उसको आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं? एक और सवाल लोगों के मन में होगा, भाई हम तो रिटर्न भर चुके हैं, तो अभी क्या करना है? कोई मिसमैच हो जाता है अगर एआईएस फॉर्म में, क्योंकि एक नया एक टूल है, तो उसमें आप फीडबैक या शिकायत कहाँ कर सकते हैं? इस पर भी हम चर्चा करेंगे, पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए मनी गुरु। Introducing Hetic telescopic draw runners for smooth and effortless draw movement. Heavy duty load carrying capacity of 45 kilos. Tested for 50,000 opening and closing cycles with a 10 years functional warranty. Hetic draw runners, made in India, made for the world. MCX iComdex Energy Index Futures MCX के क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस वायदा के भावों का प्रतिबिंब है। अब लाइव। मेरा मैथ्स का एग्जाम है, तो ड्राई फ्रूट्स नहीं खाऊंगा तो दो बातें होंगी, या तो मेरे मार्क्स कम आएंगे या तो मैं फेल हो जाऊंगा। इसीलिए साधारण छोड़ो, न्यूट्रिशन चुनो। अपना ये 100% ऑयल कंटेंट वाले नरिश ड्राई फ्रूट्स। साधारण छोड़ो, न्यूट्रिशन चुनो। तो आईटीआर फाइलिंग का वन स्टॉप सॉल्यूशन, आज हम बात करें एआईएस की, यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, जिसमें आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का पूरा ब्यौरा होगा शामिल। 26 एएस भी अभी फिलहाल बना हुआ है, जिसमें भी आपकी काफी सारी ट्रांजैक्शन का ब्यौरा होता है। हमारे साथ गौरी चड्ढा टैक्स एक्सपर्ट हैं, जो बता रही है कि 26 एएस का एक एक्सटेंडेड जो रूप है वो एआईएस के तौर पर टैक्स डिपार्टमेंट लेकर आई है टैक्स पेयर्स के लिए, जिससे उनके लिए रिटर्न भरना आसान हो जाएगा। यहाँ पर अब कई जो लोग हमें सवाल भेज रहे हैं, जिससे पहले मैं आपसे पूछूं कि एआईएस को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने एक नया जो आयकर विभाग है, आईटी पोर्टल भी शामिल है, सामने है। लेकिन उससे पहले कई लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हमने तो रिटर्न भर लिया, हालांकि 31 दिसंबर 2021 तक का टाइम जरूर है, तो अभी अब उनको क्या प्रोसीजर अपनाना है? क्या एआईएस में भी चेक करना है इन्फॉर्मेशन? एआईएस उनका अवेलेबल है, जो रिटर्न भर चुके हैं वो डाउनलोड अभी भी कर सकते हैं? तो ये जरा कंफ्यूजन दूर कीजिए, जो रिटर्न भर चुके हैं। देखिए, जो रिटर्न भर चुके हैं उनके लिए प्रेस रिलीज अगर आप देखेंगे तो उसमें काफी क्लियरली लिखा है कि जिन लोगों ने अपनी रिटर्न भर दी है उनको भी एआईएस चेक करना है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर अब वो एआईएस चेक करते हैं और कोई इन्फॉर्मेशन उनको ऐसी दिखती है जो वो शायद अपनी रिटर्न में दिखाना भूल गए हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम है। तो उसमें प्रेस रिलीज ने लिखा है कि आप अपना एआईएस को चेक कीजिए और जो अपनी रिटर्न है उसको रिवाइज कर दीजिए। अब जो रिटर्न रिवाइज करने की प्रक्रिया होती है वो ये होती है कि आप कितनी बार भी रिवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम पीरियड घटा दिया गया है। तो अब आप 31 दिसंबर 2021 तक ही रिवाइज कर सकते हैं, जो कि आपकी रिटर्न एक्चुअल भरने की डेट भी है। तो मुझे लगता है शायद रिटर्न फाइल रिवाइज करने के लिए सरकार को थोड़ा और टाइम देना चाहिए। बट आप लोग जो रिटर्न भर चुके हैं, 2 करोड़ से ज्यादा लोग रिटर्न भर चुके हैं अपनी, तो वो लोग अब अपना एआईएस चेक करें। एआईएस चेक करके अगर उनमें कोई उनको दिक्कत दिखती है, कोई प्रॉब्लम दिखती है, ऐसा लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन उसमें एक्स्ट्रा आ रही है जो एक्चुअल में नहीं थी, तो वो उसको फीडबैक के जरिए उसको रेक्टिफाई करा सकते हैं। और जो रेक्टिफाई कराएंगे वो इमीडिएटली रेक्टिफाई हो जाएगा और आपकी जो प्रीफिल्ड रिटर्न आएगी वो आपकी इमीडिएटली उसी रियल टाइम बेसिस पे आपके एआईएस में से उठ के आएगी। तो आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं 31 दिसंबर 2021 तक। लेकिन अगर कोई दिक्कत नहीं है एआईएस में तो आपको रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं एक चीज और बता दूं कि आपको रिवाइज करने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार रिवाइज कर सकते हैं या सिर्फ 2 बार कर सकते हैं। रिवाइज करने की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप बार बार रिवाइज करते हैं या आप अपनी रिवीजन के बाद अपनी इनकम को कम कर देते हैं या ऐसा कुछ करते हैं तो थोड़ा सा नोटिस आने का चांस बन जाता है। तो अगर रिवाइज कर रहे हैं तो देख के कीजिए, बहुत जरूरत हो तभी रिवाइज कीजिए, वरना रहने दीजिए। तो चलिए अब ये समझते हैं जरा कि एआईएस जो है वो डाउनलोड कैसे किया जा सकता है। आसान है?
बिल्कुल स्वाति, बहुत आसान है। इसके लिए आप अपना जो इनकम टैक्स पोर्टल पे आपने लॉगिन बनाया होगा, वहां से आपको लॉगिन करना होगा। जो नई वेबसाइट है आपकी incometax.gov.in, उस पे लॉगिन करके ऊपर ही आपको सर्विसेज का टैब दिख रहा होगा। उसके अंदर आप जैसे ही जाएंगे, सबसे नीचे जो लास्ट टैब है वो आपका EIS का है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको एक नए पेज पे ले जाएगा और वहां से आपको फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट करना है। और उसको सिलेक्ट करने के बाद आपके पास दो टेबल्स खुल जाएंगी। एक आपकी टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट खुलेगी, जो कि आपकी समरी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक समरी का एक व्यू मिल जाता है कि ये चीजें आपकी सारी रिपोर्टेड हैं। और दूसरी आपकी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है। दोनों ही आप डाउनलोड कर सकते हैं और दोनों इनका एक पार्ट ए है और पार्ट बी है। पार्ट ए में आपकी जनरल इंफॉर्मेशन होगी, जहां पे मुझे नहीं लगता बहुत दिक्कत आनी चाहिए। उसमें आपको पैन, आधार, एड्रेस वगैरह होगा। जो पार्ट बी है वो मेन पार्ट है, उसके अंदर सारी ट्रांजैक्शंस आपको डिटेल में देखने को मिलेंगी। तो वहां पे अगर कोई दिक्कत आती है तो आप वहीं से राइट साइड पे एक आपको कॉलम दिखेगा फीडबैक का। आप बल्क फीडबैक भी दे सकते हैं और इंडिविजुअली फीडबैक भी दे सकते हैं। दोनों ही ऑप्शंस आपको दी गई हैं। तो वहां से आप फीडबैक दीजिए, रियल टाइम बेसिस पे वो अपडेट होगा और उसके बाद आपकी रिटर्न जो है वो प्रीफिल होके आ जाएगी। ओके। कई बार हमने देखा है कि रिटर्न में सही जानकारी नहीं देने पर टैक्स पेयर्स को नोटिस आ जाता है। अब तो यहां पर फिलहाल दो फॉर्म देखने हैं टैक्स पेयर्स को। 26 AS से भी मिलान करना है और साथ ही अब AIS जो है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है, उससे भी मिलान करना है। तो यहां पर कुछ मिसमैच हो जाता है, या अगर सही जानकारी नहीं दी गई है रिटर्न में और AIS से वो मैच नहीं करता है, तो क्या नोटिस आ सकता है? जी स्वाति, बिल्कुल। देखिए, बहुत जरूरी है। जैसे जिस तरह 26 AS आपका बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट था, और अगर 26 AS से आप रिटर्न सही नहीं भरते थे, यानी कि 26 AS से आपकी रिटर्न मैच नहीं करती थी, तो आपको इमिडिएटली नोटिस आता था। तो उसी तरह से अगर आपका AIS से मैच नहीं करेगा तो भी नोटिस आने के चांसेस बहुत हाई हैं, क्योंकि सरकार ने आपको, डिपार्टमेंट ने आपको बता दिया कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, हमें पता है आपने ये कमाई की है, आपकी ये इनकम हुई है इस हेड में, और वो आपने रेक्टिफाई भी नहीं कराई, आपने एक्सेप्ट भी कर लिया एक तरह से कि वो सही है। और जब आप रिटर्न भरने बैठे तो आपने उसको दिखाया नहीं। तो डेफिनेटली जो गवर्नमेंट का डेटा है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का डेटा है और जो आपका डेटा है, उसमें उसके बीच में मिसमैच आएगा, तो आपको डेफिनेटली नोटिस आएगा। तो इसीलिए ये जो जानकारी है इसको रेक्टिफाई कराना, इसके अकॉर्डिंग रिटर्न भरना बहुत जरूरी है। और जो मैं देख रही हूँ स्वाति, ज्यादातर लोग आज से पहले कैपिटल गेन्स जो म्यूचुअल फंड से होते थे या शेयर मार्केट में छोटी मोटी ट्रांजैक्शन करी या सेविंग्स अकाउंट में छोटा मोटा इंटरेस्ट आया, वो तो दिखाते ही नहीं थे। तो अब क्योंकि होता क्या है, जब आप ये वाली इंफॉर्मेशन दिखाते हैं तो आपकी जो ITR फॉर्म है वो बदल जाता है और वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। तो अगर आप खाली सैलरी से छोटी मोटी इनकम कुछ दिखा रहे हैं तो आपका फॉर्म दूसरा होता है, वो बड़ा इजी फॉर्म होता है। तो वो फॉर्म चेंज ना हो जाए, थोड़ी सी और एफर्ट ना करना पड़े, लोग दिखाते ही नहीं थे। तो अब अगर वो नहीं दिखाएंगे, अब अगर कोई कंसीलमेंट करते हैं तो डेफिनेटली उनको नोटिस आएगा। और अगर आप बात करें नोटिस आने के बाद, तो उसमें वही इंटरेस्ट, पेनल्टी और सब कुछ आपके ऊपर लग सकता है। ओके, तो ये इसकी नौबत आनी ही नहीं चाहिए। AIS का मिलान और जो 26 AS है उसका मिलान बहुत अच्छे से करने के बाद ही अपना रिटर्न फाइल करें, जिससे कोई भी जानकारी छूट ना जाए। गलती से ही सही, क्यों पेनल्टी या फिर नोटिस आने की नौबत ही आए। अब यहाँ पर कुछ जरूरी बातें, जो कुछ डूज एंड डोंट्स कुछ आपने जिक्र किए, लेकिन फिर भी क्योंकि एक कंपैरेटिवली एक नया एक टूल है टैक्स पेयर्स के पास एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के रूप में, तो किन जरूरी बातों का ध्यान रखने की जरूरत है टैक्स पेयर्स को AIS फॉर्म के को इस्तेमाल करते समय? जी स्वाति, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ना कुछ डूज एंड डोंट्स इशू किए हैं, जो उन्होंने ट्वीट भी किया है। मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ वो क्या है। तो सबसे पहले जो डूज हैं वो तो ये है कि आपको जो लेटेस्ट वर्जन ऑफ AIS यूटिलिटी है वो डाउनलोड करके रखना है, वो यूज करना है। अगर आप वो यूज नहीं करेंगे तो आपका शायद जो यूटिलिटी है वो खुलेगी नहीं।
दूसरा, आपको फीडबैक देना है। जो आपकी इंफॉर्मेशन AIS में डिस्प्ले हो रही है उसका फीडबैक देना है। ऐसा ना करें कि उसको देखे नहीं छोड़ दें, क्योंकि अगर आप फीडबैक नहीं देंगे तो सरकार को पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ कहाँ कमी आ रही है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, और अगर उनको पता नहीं लगेगा तो वो रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो जितना ज्यादा लोग फीडबैक देंगे, उनको सरकार को बताएंगे कि ये इश्यूज हैं, वो उतनी जल्दी रेक्टिफाई करेंगे और AIS भी उतनी जल्दी ही वैलिडेट और ऑपरेशनल होगा। तो फीडबैक देना बहुत जरूरी है। दूसरा जो बोला है गवर्नमेंट ने, वो ये है कि आपको जो AIS है उसको रेगुलरली देखना है, बार बार चेक करें उसमें चेंजेस हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, और ऑफ कोर्स रिटर्न भरने से पहले तो आपको उसको चेक करना ही करना है। तो उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और डोंट्स जो सरकार ने बताए हैं वो ये बताया है कि आपको ऑफ कोर्स जो पहले बताया कि वर्जन नया यूज करना है, वैसे ही डोंट्स में बताया कि ओल्ड वर्जन आपको यूज नहीं करना है। दूसरा ये बोला है कि इनकरेक्ट फीडबैक आपको नहीं देना है, इससे बहुत इशू होगा, इससे प्रॉब्लम्स आएंगी और सरकार को गलत इन्फॉर्मेशन जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, आपकी रिटर्न फाइलिंग में आप ही को दिक्कत होगी। तो इसलिए गलत फीडबैक नहीं देना है, जो एक्चुअल है वो ही देना है, क्योंकि सरकार आपकी फीडबैक के बेसिस पे उसको रियल टाइम बेसिस पे अपडेट कर देगी। तो आपको ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप गलत इन्फॉर्मेशन ना दें। अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो आगे चल के आप ही जिम्मेदार होंगे। और दूसरा, सरकार ने ये बोला है कि आपके जो E-फाइलिंग की क्रेडेंशियल्स हैं वो आप किसी के साथ शेयर ना करें। हालांकि मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आप अगर रिटर्न भरवा रहे हैं तो आई एम श्योर आप रिटर्न अपनी किसी और से भरवाएंगे, किसी प्रोफेशनल से भरवाएंगे। तो मैं ये कहूंगी कि अगर आप किसी से और से रिटर्न भरवा रहे हैं तो पासवर्ड आप चाहे शेयर करें तो किसी ट्रस्टवर्दी इंसान के साथ करें, और रिटर्न भरने के बाद उसको चेंज कर दें, एक्चुअल पासवर्ड अपने पास रखें। और ये कुछ डूज एंड डोंट्स थे जो सरकार ने इशू किए हैं, तो इनका आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गौरी, आप हमारे साथ मनी गुरु में शामिल हुई और AIS यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी। एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आपका। और आज के इस एपिसोड में बस इतना ही।